अब हम अपनी मिट्टी की चकासनी के लिए अपने एक फील्ड में आए हुए हैं और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको कोई भी सैंपल बनाने के लिए चाहिए वो ये है कि आपका जितना एरिया है, अगर उस पूरे एरिया में एक तरह की मिट्टी है और वो एक तरह का लेवल है, तो आप उतने एरिया में 10 अलग से स्पॉट्स बना करके उन अलग अलग 10 स्पॉट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लीजिए और उसे बाद में एक मिक्स करके एक पूरा कॉम्पोजिट सैंपल बनाइए। पर अगर आपकी वाड़ी में यानी कि आपके खेत में अगर दो अलग तरीके की मिट्टियाँ हैं, तो आपसे निवेदन है कि वो दोनों मिट्टी के लिए एक दो अलग कॉम्पोजिट सैंपल्स आप बनाएंगे। 4 सैंपल वहाँ से लेके और 2 सैंपल कहीं और से लेकर के आप उसका एक सैंपल ना बनाएं, क्योंकि वो दोनों मिट्टी का जो टाइप है वो अलग है। जैसे कि हम जहाँ पे अभी यहाँ पे आए हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं इस पूरे फील्ड में दो अलग तरीके के डिमार्केशन हमने दिए हैं एक पाइप के थ्रू। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो हम पोर्शन लेंगे, जो आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे, यहाँ का एक अलग कॉम्पोजिट सैंपल हम बनाएंगे और उस भाग का एक अलग कॉम्पोजिट सैंपल बनाएंगे। जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कोई भी सैंपल बनाते वक्त, वो ये है कि जिस एरिया को आप ले रहे हैं वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए। 2 हेक्टेयर एरिया के ही 10 स्पॉट्स आप चुनेंगे और उन 10 अलग अलग स्पॉट से आप अलग अलग मिट्टी लेकर के एक कंप्लीट कॉम्पोजिट मिक्सचर बनाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ 2 अलग तरीके की मिट्टी हैं, वहाँ के एक कॉम्पोजिट सैंपल नहीं होने चाहिए, वहाँ के 2 अलग कॉम्पोजिट सैंपल बना करके आप अपने जो मिट्टी चकासनी की प्रयोगशाला है वहाँ जा कर के दें। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जब आपने अपने फील्ड का चयन किया है और वो फील्ड का एरिया 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम आपको उसका एक मिनिएचर रूप इफेक्ट दिखा रहे हैं। इतना पोर्शन हमने ये इस फील्ड का लिया है, जहाँ पे हमने आपको 10 अलग से स्पॉट्स बना करके दिखाए हैं और ये सारे स्पॉट्स एक जगह से नहीं हैं। पूरे फील्ड को, या आप मानिए कि आपको पूरा फील्ड है और इस पूरे फील्ड को कवर करते हुए हमने 10 जिगजैग स्पॉट्स बनाए हैं। 10 स्पॉट्स जो बनाए हैं वो इस तरीके से हैं कि पूरी की पूरी आपकी जितना फील्ड है, सपोज 2 हेक्टेयर का एरिया हो, उससे ज़्यादा वैसे भी नहीं होना है, वो पूरा कवर हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने फील्ड पे ऐसे 10 जिगजैग स्पॉट्स बना लें। जब हम अपने फील्ड का चयन कर लेते हैं और 10 ऐसे जिगजैग स्पॉट्स बना लेते हैं जो कि आपकी पूरी फील्ड को कवर कर लें, तब जब आप मिट्टी हर एक स्पॉट से लेंगे तो उस टाइम पे आपको 15 सेंटीमीटर डीप, जो आपकी 15 सेंटीमीटर गहरी जो ज़मीन है, वहाँ से आपको मिट्टी लेनी है। वो करीबन इतनी गहरी होनी चाहिए। इसके नीचे जो आपकी मिट्टी है आप उसको लेंगे और ऐसे 10 स्पॉट से मिट्टी लेने के बाद आप उसका एक कॉम्पोजिट मिक्सचर बनाएंगे। उस मिक्सचर से जो है आप उस मिक्सचर को ले जा करके अपने प्रयोगशाला में मिट्टी चकासनी के लिए ले जाएँ। जो बातें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप मिट्टी ले रहे हैं तो ऊपर का जो सरफेस है उसमें जो झाड़ झंकार आपके होते हैं या दूसरी फालतू की चीज़ें होती हैं, उन्हें आप हटा लें ताकि वो आपके मिट्टी के मिक्सचर में, मिट्टी के सैंपल में ना आ पाए। और दूसरी चीज़ें ये ध्यान में रखनी है कि ये जो स्पॉट्स हैं ये पानी के ज़रिया या खातर का ज़रिया, जहाँ पे आपका खातर डला है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। किसी भी कोई बिल्डिंग है अगर उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि किसी भी पेड़ के नीचे आप ऐसा स्पॉट ना चुनें। हम वहाँ की मिट्टी नहीं रिकमेंड करते हैं लेने के लिए। इससे जो फील्ड है वो इन चीज़ों से दूर होना चाहिए, जहाँ पानी का स्रोत पास में ना हो, जहाँ पे बाकी आपका खातर पास में ना हो, जहाँ पे झाड़ झंकार नहीं हो, पेड़ नहीं हो, पेड़ के नीचे ना हो और कोई भी बिल्डिंग ना हो। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप 10 सैंपल्स बनाएं। उस पूरे अपने एरिया को कवर करते हुए एक कॉम्पोजिट मिक्सचर उन 10 सैंपल्स को मिला करके बनाएं। इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था वो बस एक मिनिएचर फॉर्म था कि किस तरीके से आपको वो 10 स्पॉट अपने पूरे फील्ड में बनाने हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने इस तरीके से 10 स्पॉट अपने मेन फील्ड में, जहाँ से हम 10 अलग अलग नमूनों को लेकर के एक पूरा नमूना मिट्टी की चकासनी के लिए प्रयोगशाला में लेके जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पहला स्पॉट है, ये हमने पहला स्पॉट बनाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसको हमने आपके अच्छे से, ताकि आप देख सकें, इसलिए हमने चूने से मार्क किया हुआ है। इस तरीके से मैं आपको बाकी स्पॉट दिखाऊंगी कि किस तरीके से, कितनी दूरी पे और कैसे हमने पूरे फील्ड को ध्यान में रखते हुए ये स्पॉट्स बनाए हैं। तो प्लीज़ आप आएँ साथ में। ये था हमारा पहला स्पॉट। तो अब हम अपने दूसरे स्पॉट की तरफ चलते हैं।
बाकी स्पॉट भी दिखाती हूँ। हमारी फील्ड का छठा स्पॉट है और अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हम एक ट्री बना चुके हैं और ऐसे ही स्पॉट को कनेक्ट करते हुए हम एक पूरा डब्लू बना लेते हैं और इस तरीके से 10 स्पॉट होते हैं। तो आपस में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वो जिगजैग पैटर्न आराम से समझ में आएगा। इसी तरह हमने 7वां, 8वां, 9वां और 10वां स्पॉट भी बनाया है। तो अब यहाँ सामने देख रहे हैं हमारे पास 3 तरीके के उपकरण हैं। हम जो मिट्टी का नमूना अपने फील्ड से लेते हैं उसको सिलेक्शन के हमारे पास 2 ढंग होते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 अलग अलग टूल्स होते हैं। तो एक वो मेथड है जिसमें हम मिट्टी में गड्ढा बनाते हैं और वो गड्ढा जो है वो इस तरीके से वी शेप का होना चाहिए जो कि 15 सेंटीमीटर डीप होता है, यानी कि करीबन इतना गहरा होता है अपनी ऊपर की लेयर से। और उसके लिए जो हम जो टूल्स यूज़ करते हैं वो एक खुरपी है और एक बाकी ये है जिससे हम गड्ढा खोदते हैं। इस खुरपी से हम इस तरीके से वो वी शेप का जो आकार हमें चाहिए वो देते हैं और उस तरीके से हम वो लेयर को बनाते हैं और उससे एक कॉम्पोजिट सैंपल तैयार करते हैं। तो ये था एक मेथड और एक तरीके के टूल्स जो उस मेथड के यूज़ आते हैं। दूसरा तरीका जो है उसमें हम ये सॉइल प्रोब इसे बोलते हैं, इसको उपयोग में लाते हैं। ये सॉइल प्रोब जो है अब ज़्यादा उपयोग में आने लगा है। इसमें आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसको आकार दिया है, ये एक खाना इसमें सांचा दिया हुआ है। इसको हम ज़मीन में नीचे ऐसे गाड़ते हुए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको यूज़ में लाएं। इसको गाड़ते हैं और इसे 15 सेंटीमीटर गहरा ही इसे ज़मीन में डालते हैं और वो मिट्टी जो है वो 15 सेंटीमीटर के अंदर जाने तक का यहाँ तक का कलेक्ट हो जाती है। इसे फिर हम ज़मीन से निकालते हुए जो हमारे यहाँ तक का मिट्टी इसमें कलेक्ट हो जाती है उसे हम अपनी बकेट जो होती है, हमारी बास्केट या बकेट जो भी है आपके पास, उसमें इस तरीके से कलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा तरीका सॉइल प्रोब को यूज़ करते हुए है वो इसके कंपैरिजन में आपका समय बचाता है और ये ज़्यादा एफिशिएंट जो तरीका है वो माना गया है क्योंकि इससे मिट्टी निकालना बहुत इजी है और दूसरी बात ये आपके समय की भी बहुत बचत करता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फील्ड में इसका नमूना, मिट्टी का नमूना लेंगे। तो अपने प्रोब को पहले आप ज़मीन में गाड़ेंगे और इसको थोड़ा सा घुमाएं और अब आप अपने प्रोब को बाहर निकालें। अब आप देख सकते हैं कि ये जितनी मिट्टी हमें गहरी चाहिए थी वो इसमें इस तरीके से कलेक्ट हो जाती है। अब इस मिट्टी को आप अपने पास में जो बकेट है उसमें डाल दीजिए। अब इस तरीके से एक सैंपल कलेक्ट करने के बाद आप दूसरे स्पॉट पे जाकर के इसी विधि से भी आप प्रोब को नीचे डालें, आधा घुमाएं, पूरा प्रोब को बाहर निकालें और इस तरीके से हम 10 नमूने अपने इस बकेट में डालेंगे और 10 नमूने के बाद हम उसको पूरी तरीके से मिलाने के बाद उसे एक नमूना मान के अपनी लैबोरेटरी में उसे अपने मिट्टी की चकासनी के लिए लेके जाएं। उस मिट्टी को ला करके हम इस तरीके से एक शीट में फैला देते हैं और इसको फैलाने के बाद हम इस मिट्टी को पूरी यूनिफॉर्म तरीके से फैलाते हैं और उसके बाद इसके 4 भाग कर देते हैं। ये 4 भाग करने के बाद हम 2 ऐसे भाग जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। जैसे कि हम एक ये पार्ट हटा लेंगे और उसी का ही ये दूसरा पार्ट हटा लेंगे। बाकी जो 2 भाग बचे हुए हैं इनको वापस आपस में मिलाने के बाद हम इन्हें फिर से यूनिफॉर्म तरीके से अपनी शीट में फैला देंगे और इनको फैलाने के बाद वापस इनके 4 भाग करेंगे। और जैसे हमने पहले जब हमने 2 भाग इस साइड के हटाए थे, इस बार हम इस डायरेक्शन के
दो ऑपोजिट भाग हटा देंगे। बाकी बची हुई मिट्टी को वापस मिलाने के बाद इसी तरीके से आप ये प्रतिक्रिया बार बार फॉलो करेंगे, क्योंकि जो मिट्टी हम वी शेप वाले मेथड से इकट्ठा करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, जबकि ये स्टेप हम प्रोब वाली जो मिट्टी कलेक्ट की गई है उस विधि में नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना समय इस तरीके से प्रोब को यूज़ करके बचा सकते हैं। ये इसलिए किया है ताकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी हमारे पास होती है, जो फालतू की आसपास की मिट्टी होती है, उसको हम हटा सकें और जो काम वाली मिट्टी है वो हमारे पास इस तरीके से रह जाए। इसी तरह आप मिट्टी हटाते रहेंगे जब तक लगभग आपके पास 500 ग्राम मिट्टी ना यहाँ पे बच जाए। फिर जो ये बची हुई मिट्टी है इसको हम अपने जो बैग है, जो हमें महिंद्रा समृद्धि सेंटर के द्वारा हम ये जो मिट्टी की सैंपल कलेक्शन के लिए जो बैग यूज़ करते हैं, इसे इसमें भर लेंगे। जो हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि जब हम बैग ले जाते हैं और इसमें मिट्टी कलेक्ट करके ले जाते हैं तो इस कलेक्टेड मिट्टी को इस बैग में एक हम कोड दें यहाँ पे, ताकि जो कोड हमने यहाँ पे इसे दिया हुआ है उसी कोड के साथ ही हमारी प्रयोगशाला में जाए। इसे खेत से प्रयोगशाला में लाया जाता है, जहाँ पे इसको कोड दिए जाते हैं अलग अलग। उस कोड के हिसाब से फिर हम इस मिट्टी को पूरी ज़मीन में अच्छी तरीके से फैलाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी नमी होती है और ये नमी सुखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़मीन की मिट्टी की नमी के हिसाब से ये दिन लेती है। जैसे ये 2 या 3 दिन से भी ज़्यादा हमें दिन चाहिए पड़ सकते हैं इसे एकदम सुखाने के लिए। इसे समानांतर रूप से पूरी जगह अच्छे से फैलाया जाए ताकि मिट्टी की पूरी नमी अच्छी तरीके से पूरी मृदा से उड़ जाए। हमारी 2-3 दिन पुरानी है, जिसे हमने सुखाने के लिए एक शेल्टर के नीचे रखा गया था। ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप इसे सीधे धूप के अंदर ना ही सुखाएं। अब इस मिट्टी को हम क्रश करेंगे अपने स्पॉटल और मेसल में, ताकि ये मिट्टी एक समानांतर रूप से एक तरीके की समान हो जाए। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। अब इसे अच्छे से क्रश कर लें ताकि पूरी मिट्टी ऐसे इस तरह की ना रह जाए। इसमें इतने मोटे मोटे कण नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही फाइन और बहुत ही समान रूप से होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से ये मिट्टी को और पतला कर दिया जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी थोड़ी पहले से, जैसे ये इतने मोटे मोटे इस रूप में थी, अब ये थोड़ी फाइन हो चुकी है। इसीलिए हम इसे इस मोटे पेस्टल में हमेशा क्रश करते हैं। इसी तरीके से हम एक एक करके ये पूरा मिट्टी, हमारे जो मृदा सैंपल है जिसे हमने कोड दिया था, इसे एक एक करके पूरे इस पाउडर मिक्सचर में डाल के हम इसे पूरी तरह क्रश कर लेंगे। आपसे निवेदन है कि यह परीक्षण करते समय ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो आपकी पूरी मिट्टी है इसमें से आप इतने मोटे मोटे जो मिट्टी के ढेले हैं इन्हें अलग कर लें, और इन्हें अलग करने के बाद ये देखें कि इनमें से कौन सी मिट्टी का ढेला वाकई में मिट्टी है और कौन सा पत्थर है। जैसे कि हम आपको अभी दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो ढेला है ये असल में मिट्टी है, ये ऐसे पूछ सकते हैं। और अगर हम बाकी और को देखें तो ये आपको आवाज़ करता हुआ सुनेगा, क्योंकि ये मिट्टी नहीं, ये एक पत्थर है, और ऐसी पत्थर वाली मिट्टी से इससे आपका परीक्षण सही नहीं होगा। इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि मिट्टी वाला जो अलग एग्रीगेट है उसे अलग करके इसमें पीसें, और जो पत्थर है उन्हें पूरी मिट्टी से अलग निकाल लें। अब हम अपनी 2 से 3 सुखाई हुई मिट्टी और उसके बाद फाइनली क्रश हुई मिट्टी को सिर्फ छन्नी में छानते हैं, और ये छन्नी जो हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मल जो रूटीन टेस्टिंग वाली जो मिट्टी है हमारी, उसके लिए ये 2 मिलीमीटर स्टील साइज़ की छन्नी ही यूज़ की जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें इतने मोटे मोटे कण जो हैं ये ऊपर छन्नी में रह गए और हमारी पतली छनी हुई मिट्टी यहाँ आ गई। इन
मोटे कणों को अलग से निकाल के रख दें, इनको वापस अपनी छनी हुई मिट्टी में गलती से भी ना मिलाएं। आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं इस तरफ आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ कि ये देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है मिलीमीटर साइज 2 mm। इसी तरीके से अपने पूरे जो सैंपल आपने कलेक्ट किया है उसे इसी तरह पूरी तरीके से छान लें और ये मोटे कणों को अलग निकाल के रख लें। छानने के समय इस छन्नी का प्रयोग करते हुए हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि कभी भी इस छन्नी को इस्तेमाल करते हुए इसे जोर से इस तरीके से ज़मीन में ना पटका जाए, इससे मिट्टी पे गलत प्रयोग पड़ता है। और ना ही इसे कभी इस तरीके से रखें, क्योंकि इससे जो आपके मोटे कंकड़ हैं जो कि आप देख सकते हैं ये आपकी मिट्टी में मिल जाएंगे, तो यानी कि आपका जो करा हुआ काम है वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। अब हमारी यही मिट्टी चौथी स्टेज पे पहुंच गई है। पहली स्टेज में हमने इस मिट्टी को सुखाया था, जिसमें मिट्टी ने अपना समय लिया था 2 से 3 दिन तक। दूसरी स्टेज थी हमारी क्रशिंग, जिसमें हमने अपनी मिट्टी को मोटे ढीलों से ज़्यादा फाइन ढीलों में बदला था। तीसरी स्टेज में हमने इसकी छनाई की थी, जिसमें हमने, आप देख रहे हैं, वो मोटे कण अलग निकाल दिए हैं और ये पतली छनी हुई मिट्टी अलग है। अब हम जा रहे हैं चौथी स्टेज की तरफ, जिसमें हम अपनी मिट्टी को अपने पॉलिथीन बैग में डाल करके वापस प्रयोगशाला में ले जाएंगे। पर इस समय ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप जिस पॉलिथीन बैग में या आप जिस चीज़ में अपनी मिट्टी को जमा कर रहे हैं वो उसी पॉलिथीन बैग में जानी चाहिए जिसमें वो आई, जिस कोड के साथ वो आई थी, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी मिट्टी किसी दूसरे की मिट्टी के साथ मिल जाए और आपका पूरा सैंपल ही खराब हो जाए। अब हम बात करेंगे स्केल मीटर को यूज करते समय कौन सी चीजें हैं जो हमेशा हमें दिमाग में रखते हुए इसका उपयोग करना चाहिए। पहली चीज ये है कि जब हम किसी भी सैंपल का इसमें प्रयोग कर रहे हैं या किसी भी बफर को इसमें यूज कर रहे हैं, तो हमेशा हमें जो ध्यान में रखना है कि आप जैसे यहाँ देख रहे हैं एक शील्ड है, ये शील्ड का इस पे लगा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो रीडिंग आएगी उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और हमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप किसी सॉइल सैंपल का वेट इसमें मेजर कर रहे हैं तो ये चीज़ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। शील्ड हमें तब काम में आती है जब केमिकल का वेट करते समय हमें हवा और अलग दूसरी चीज़ें हैं जिसका इस रीडिंग से असर पड़ता है, उन सी चीज़ों से बचाने के लिए हम इस पूरी शील्ड को उपयोग करते हैं, बट ऐसा सॉइल सैंपल को यूज़ करते समय की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, वो ये है कि जब हम इस स्केल मीटर को काम में ला रहे हो तो आपको जैसे मैं दिखाती हूँ, हमें यहाँ पे 2 नॉब्स हैं। ये नॉब्स जो हैं इस बबल के एडजस्टमेंट के लिए हमें दिए जाते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं ये बबल जो है अभी, क्योंकि ये थोड़ा सर्कल के बाहर है, अब हमें क्या करना है कि इसको उपयोग में लाने से पहले इस बबल को हमेशा इस सर्कल के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं, इस सर्कल के अंदर लाना है। तो इस बबल को इस सर्कल के अंदर लाने के लिए ये नॉब्स काम में लाए जाते हैं। इसी की एडजस्टमेंट से हम इस बबल को इस सर्कल के अंदर लाते हैं। अब मैं हल्के हल्के इस बबल को अंदर लाने के लिए ये नॉब घुमाऊंगी और आप देख रहे हैं कि ये बबल जो है इस सर्कल के अंदर अच्छे तरीके से आ गया है। अब आपको स्केल मीटर का उपयोग लाते समय की कैसे स्टेप्स होते हैं ये हम दिखाएंगे। सबसे पहले स्विच ऑन करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे रीडिंग बदल रही है। ये टाइम स्केल मीटर को चाहिए होता है जब ये रीडिंग एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगी और वो 8 डिजिट्स में, 9 डिजिट्स में, जितने डिजिट्स हैं ये इसमें दिखाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये रीडिंग जो है एक कांस्टेंट हो गई है और अब ये बदल नहीं रही है। तो अब क्या करें, आपके यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में आपको टेयर का जो बटन है इसको प्लग इन करना है। अब देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, अब यानी कि जो हमारा पीएच के ये स्केल है ये काम में लाने के लिए उपयोग में आ सकता है। अभी तक ये डिजिट्स इसलिए बदल रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस थी यहाँ पे। अब ये आ गया है कांस्टेंट में। ये इसलिए है क्योंकि हमने अपने लैबोरेटरी का जो फैन है उसको ऑफ कर दिया है। अब अगर मैं फैन को ऑन करती हूँ तो मैं आपको इसमें दिखा सकती हूँ कि ये रीडिंग जो है हमेशा चेंज होती रहेगी। आपको दिखाते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि फैन ऑन हो चुका है
और यहाँ पे ये स्केल पे अभी रीडिंग आपको बदलती हुई दिखेगी। ये देखिए, ये रीडिंग जो है, ये डिजिट्स जो है, ये हमेशा बदलते रह रहे हैं। बट अगर जब फैन वर्किंग कंडीशन में नहीं है और भी कुछ डिस्टर्बेंसेस नहीं है और अगर ये डिजिट्स चेंज हो रही हैं, तो आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड डेसिमल प्लेस तक जो हम रीडिंग लेते हैं उसका इतना महत्व होता नहीं है, जो कि हमारा डेसिमल प्लेस के फर्स्ट डिजिट का और उसके सेकंड डिजिट का होता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपने सॉइल सैंपल को स्केल मीटर पे उसकी बेल देते हैं। तो सबसे पहले एक साफ सुथरा कागज लिए, उसे इक्वल 4 भागों में फाड़ते हुए जो छोटा भाग बनेगा 4 में से 1 उसको ले लें। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो स्केल मीटर है, इसकी जो रीडिंग है वो 0 पे सेट है। तो अब क्या करें कि अपना जो पेपर है इसे हल्के हाथों से इस पे रख दें। आप देख रहे हैं कि ये कागज हमने अपने इस पे रखा है और यहाँ पे क्योंकि कुछ रीडिंग रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आप अपने टेयर बटन की मदद से इसे वापस इसकी रीडिंग को एडजस्ट करें 0 ग्राम। ये कुछ हमारे की ग्लासवेयर्स हैं जो हमें हर समृद्धि सेंटर में चाहिए होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको इन सारे ग्लासवेयर्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, जिसे हम अर्लिनमेयर फ्लास्क भी बोलते हैं। और उसके बाद बगल में आप देख सकते हैं जो हमारे पास बीकर है। बीकर और कॉनिकल फ्लास्क और बाकी सारे ग्लासवेयर जो आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग ml की कैपेसिटीज में आते हैं। 25, 50, 100, 500, 1000 और 2000 ml कैपेसिटीज में। उसके बाद ये आपके सामने है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और इसके भी आप अलग अलग कैपेसिटीज जो हैं वो यहाँ देख सकते हैं। फिर हमें जो अपने समृद्धि सेंटर में सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए, उनमें से एक हमारे पास ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी आपको अलग अलग कैपेसिटीज में मिलेगा। इसके बगल में आप देख सकते हैं फनल, और ये फनल का हम उपयोग तब करते हैं जब हमें किसी भी सॉइल सैंपल को फिल्टर करना होता है, ताकि हम उसका जो सॉइल का जो मिट्टी का पार्ट है उसे अलग कर सकें। फिर आपको बगल में यहाँ पे दिखाई देगी पिपेट। ये पिपेट हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी जो हमारा सोल्यूशन होता है उसकी कुछ रिकमेंडेड वॉल्यूम जो होती है, चाहे वो 10 ml हो, चाहे वो 5 ml हो, 2 ml हो, 1 ml हो, जो भी हो, इसके थ्रू हम उसको डालते हैं। और ये है स्टिरर। स्टिरर का उपयोग हम करते हैं जब हमें कोई भी सोल्यूशन को एक यूनिफॉर्मली उसको घोलना होता है, तब हम इस स्टिरर का उपयोग करते हैं। और इसके बगल में आपको दिखेगा एक स्पैचुला। ये स्पैचुला आपको तब चाहिए जब आप सॉइल यानी कि मिट्टी का कुछ भाग आपको वे करना हो, या आपको कोई केमिकल हो, तो जितना भी उसको वे करना हो आप इस स्पैचुला की मदद से उसको निकालते हैं। उसके बगल में आपके पास ये ब्रश है। ये ब्रश हमें चाहिए होता है हमारे ग्लासवेयर्स की सफाई के लिए, ताकि ये अच्छे से उनकी सफाई कर सके। इधर पे आप देखेंगे एक पेस्टल और मोटर है, जो कि हम मेनली तब यूज करते हैं जब हमें मिट्टी को अपने टेस्टिंग से पहले उसे अच्छी तरीके से कूटना होता है, तो तब हम ये पेस्टल मोटर की यूज करते हैं। ये बगल में आपके है एक स्क्वीज बॉटल। स्क्वीज बॉटल जो है ये प्लास्टिक स्क्वीज बॉटल है, जिसमें आप कोई भी सोल्यूशन लेके, जनरली इसमें डिस्टिल वाटर जो होता है हम वो लेते हैं, और जितना हमें चाहिए उतना हल्के तरीके से एक स्पेसिफिकेशन के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके बगल में आपके पास है ये छन्नी। ये छन्नी 2 डिफरेंट साइजेस में मिल सकती है आपको। एक छन्नी होती है जिसका जो ये मैश है ये 2 मिलीमीटर साइज का है, जो कि हम फास्फोरस पोटेशियम की टेस्टिंग के लिए लेते हैं। और जो दूसरी छन्नी है वो 0.5 मिलीमीटर के मैश साइज की होती है, जिसे हम कार्बन टेस्टिंग के लिए लेते हैं। उसके बगल में आप देखेंगे कि आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है। ये फिल्टर पेपर जैसे कि हमें फिल्ट्रेशन के समय पे जब हम अपना ये यूज करते हैं, उसी समय पे हम फिल्टर पेपर के थ्रू अपना फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बगल में जो हमारे स्टोरेज के लिए हमारे एक अलग ग्लासवेयर्स होते हैं, वो ये होते हैं। उनमें से एक है ये रिएजेंट जार, जिसमें आप कोई भी रिएजेंट बना करके ज्यादा लंबे समय के लिए अगर स्टोर करना चाहें, तो इस रिएजेंट जार के थ्रू आप उसको स्टोर कर सकते हैं। रिएजेंट जार भी अलग अलग कैपेसिटीज में आता है, 500 ml में, 1000 ml कैपेसिटीज। उसके बगल में भी आपके पास दूसरा रिएजेंट जार है। इसको हम जनरली बफर के स्टोरेज के यूज करते हैं, और ये प्लास्टिक बफर स्टोरेज जार है। आगे है ये हमारी इंडिकेटर बॉटल। ये भी स्टोरेज पर्पस के ही यूज आती है, और ये जो भी हम इंडिकेटर्स बनाते हैं उसके लिए डिजाइन की है, क्योंकि इसका जो ये आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है, इसके थ्रू जब हम इंडिकेटर डालते हैं, क्योंकि इंडिकेटर हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप और बहुत कम
क्वांटिटी में डालना होता है, इसलिए इसका जो ये डिजाइन दिया हुआ है, इसलिए कि इंडिकेटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरे और एकदम से ज्यादा ना गिरे। इसके आगे है हमारा ये क्लॉथ बैग। ये क्लॉथ बैग हम अपने समृद्धि सेंटर्स में जब हम कोई भी मिट्टी कलेक्ट करते हैं तो उस मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि सॉइल कलेक्शन बैग के रूप में हम इसे यूज करते हैं। और इसमें हम अपने पेन से एक कोड दे देते हैं ताकि जो कोड के साथ ये मिट्टी हमारे फील्ड से आई थी उसी कोड के साथ ये लैब में भी जाए और उसी कोड के साथ ये हमेशा आगे भी इसकी रिपोर्ट के टाइम पे सही इंसान को, सही ओनर को ये दे सके। तो आपको मैंने अभी ग्लास फेयर्स बताए थे, उन ग्लास फेयर्स में अब हम अगर ब्रीफली बात करें तो जो हमारा ये कोनिकल फ्लास्क है, यानी कि जिसे हम अर्लिनवेयर फ्लास्क भी बोलते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जो दो कप आपको सामने दिख रही हैं अलग कैपेसिटीज के, यानी कि जो ये है ये हमारा 250 ml कैपेसिटी का है और ये हमारा 500 ml कैपेसिटी का है। तो जो 250 ml कैपेसिटी का हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ये इसे हम जनरली ज्यादातर फास्फोरस और पोटेशियम टेस्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं। और जो दूसरा वाला यानी कि 500 ml कैपेसिटी का जो हमारा कोनिकल फ्लास्क यानी कि अर्लिनवेयर फ्लास्क है, इसे हम जनरली डाइक्रोमेट प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं और ये प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। इसी वजह से जो हमारा ये अर्लिनवेयर फ्लास्क यानी कि कोनिकल फ्लास्क है, इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है कि जब हम इसे मिक्स करें तो उस टाइम पे जो हमारा सोल्यूशन है, जो भी हमारा रिएजेंट है, वो जो है वो बाहर ना गिर जाए। इस वजह से इसे इस तरीके की डिजाइनिंग दी गई है। इसके नेक्स्ट में है हमारा बीकर, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमारे पास दो अलग बीकर्स हैं अलग कैपेसिटीज के। ये है 500 ml कैपेसिटी का ये बीकर और जो दूसरा वाला बीकर है, दोनों 250 ml 1000 ml और 500 ml कैपेसिटी के बीकर्स हमें ये भी फिक्स मिक्सिंग के समय पे यूज करते हैं। और जब हम कोई भी सोल्यूशन मिक्स कर रहे हैं और जब हम सॉइल सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं तब हम इन्हें यूज करते हैं। और बाकी जब हम इनको तभी यूज करते हैं जब हमें कोई भी सोल्यूशन या कोई भी रिएजेंट एक तरफ से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है। तो दो मेन पर्पसेस हमारे बीकर के यही होते हैं। बट एक ही पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि चाहे वो हमारा बीकर हो चाहे वो हमारा कोनिकल फ्लास्क हो, दोनों में जो हमारे को ये मेजरमेंट्स दी गई हैं, ये मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं होती हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट मान के हम लेकर के चलते हैं। तो ये दोनों में ही यानी कि कोनिकल फ्लास्क में भी और हमारे बीकर में भी ये जो मेजरमेंट्स यहाँ पे जो ग्रेजुएशंस दी हुई हैं, ये अप्रोक्सीमेट होती हैं ना कि एक्यूरेट। अभी जो मैंने आपको कोनिकल फ्लास्क के बारे में बताया कि क्योंकि हम इसे शेकिंग के लिए और मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अपना कोनिकल फ्लास्क यानी कि अर्लिनवेयर फ्लास्क जो है अपने शेकर में किस तरीके से इसे फिल करते हैं। आइए, तो ये है हमारा ऑर्बिटल शेकर और इस ऑर्बिटल शेकर में यहाँ पे आपको अलग अलग जैसे डिजाइन दिख रहे हैं, इसमें जो है हम अपना कोनिकल फ्लास्क फिल करते हैं इस तरीके से। और जब ये इसमें फिक्स हो जाता है, ये इसमें जो स्प्रिंग्स लगी हैं वो कोनिकल फ्लास्क को फर्मली होल्ड करने के लिए लगी हुई हैं और इसको स्विच ऑन करने के बाद जो ये शेकिंग शुरू हो जाती है हमारे ऑर्बिटल शेकर में। तो इस तरीके से हम अपने कोनिकल फ्लास्क को यूज करते हैं ऑर्बिटल शेकर में और यहाँ पे इस तरीके से हम इसे फिक्स करते हैं अपनी प्रॉपर मिक्सिंग और शेकिंग के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे समृद्धि सेंटर्स में हम ग्लास फेयर्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं और किसकी क्या यूज है, किस पर्पस के लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको जो दो बताए थे यानी कि कोनिकल फ्लास्क, अर्लिनवेयर फ्लास्क और हमारा बीकर, तो मैंने आपको ये पॉइंट ज्यादा हाईलाइट किया था कि हमारे अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है और एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए नहीं यूज करते हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो ग्लास फेयर्स दिखाने वाली हूँ, यानी कि ये जो मेरे सामने है, ये वो ग्लास फेयर्स है हमारे जिन्हें हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेशन के लिए नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपको अलग अलग कैपेसिटीज में मिलेगा, 25 ml में, 50, 100 ml, 500 ml इस तरीके से। और इनमें जो है ये ग्रेजुएशंस यहाँ पे होती हैं और ये ग्रेजुएशंस बहुत ही एक्यूरेट हैं। अगर मान लीजिए आप 500 ml आपको लेना है तो वो 500 ml पे ही यहाँ पे यानी कि जितना जो पॉइंट आउट किया है वही एक्यूरेट 500 ml यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये हम लोग तब लेते हैं जब हमें कोई जनरली जब पिपेट से, क्योंकि पिपेट क्या होता है कि
5 ml 10 ml तक की कैपेसिटी का होता है और उससे ऊपर की कैपेसिटी में हमारे पास पिपेट्स नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा अगर हमें ज़्यादा ml लेना है किसी भी रिएजेंट का या किसी भी सोल्यूशन का, तो उस केस में हम अपने ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स यानी कि मेजरिंग सिलेंडर्स लेते हैं मेजरमेंट पर्पस के लिए, और वो भी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। मेजरिंग सिलेंडर के बाद यानी कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर के बाद अब हम बात करेंगे अपनी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो रखे हुए हैं ये भी अलग अलग कैपेसिटी के हैं, यानी कि 25 ml कैपेसिटी, 100 ml, 500 ml और 1000 ml कैपेसिटी। ये जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं ये भी एक्यूरेट यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए होते हैं, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स के लिए नहीं होते हैं। और इनमें जो भी हम